जीके भाई बीएस चंदेला यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित प्रस्तावना, और प्रस्तावना में कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक रहेगा संविधान के प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब इन महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। कौन से तथ्य प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण है? जैसे एक वाद हुआ था, बेरूबाड़ी वाद 1960। कौन सा वाद था? बेरूबाड़ी वाद, और ये हुआ था विद्यार्थियों 1960। बेरूबाड़ी वाद 1960। अगर अपन बात करिए बेरूबाड़ी वर्तमान में स्थान की बात करें तो ये बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। बेरूबाड़ी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है, और न ही प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए संविधान का कोई अनुच्छेद है जिसकी भाषा क्या है, संदिग्ध है, उसमें प्रस्तावना की आप सहायता ले सकते हैं, ऐसा कहा गया है इस वाद में। क्या कहा गया है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। न तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, न प्रस्तावना संविधान का भाग भी नहीं। तो फिर मान लीजिए कोई भी संविधान का अनुच्छेद है जिसकी भाषा क्या है, संदिग्ध है, समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। लेकिन संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अगर संदिग्ध भाषा अगर संदिग्ध है तो उसमें प्रस्तावना के सहायता ली जा सकती है। ये बात कही गई है विद्यार्थी। इसमें बेरूबाड़ी वाद है, ये 1960 का वाद है, और इसमें कहा गया है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है। पहला बिंदु तो ये।
दूसरा, प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जा सकता, संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ये बात कही किसने? सुप्रीम कोर्ट में कही है, बेरूबाड़ी वाद में फैसला देते हुए। लेकिन संविधान का कोई मान लीजिए अनुच्छेद है और उसमें अगर उस अनुच्छेद की भाषा क्या है, संदिग्ध है, तो उसे समझने के लिए उसमें प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। ये जानकारी है और ये फैसला कौन से वाद में है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बातें कही थी विद्यार्थियों किसने? सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा प्रस्तावना से संबंधित एक आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, और ये था 24 अप्रैल 1973। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, केशवानंद वाद, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, थोड़ा इसका ध्यान देना। अगला आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, और ये हुआ था 1973 में। इसमें न्यायालय का फैसला कब आया? न्यायालय का फैसला, और ये आता है विद्यार्थियों 24 अप्रैल 1973 को न्यायालय का क्या आता है, इस केस में फैसला आता है। और ये वाद है कब का? 73 का। अब देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ मानी जाती, पीठ मानी जाती है। इसमें टोटल कितने? 13 न्यायाधीश थे। इसमें कुल 13 न्यायाधीश थे विद्यार्थियों, टोटल 13 न्यायाधीश थे, जिनमें से 7 एक तरफ थे और 6 एक तरफ थे। ऐसा माना जाता, सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का अभिन्न अंग है, और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन संविधान का मूल ढांचा, आपकी प्रस्तावना में संशोधन तो कर लो, परंतु संविधान के मूल ढांचे प्रभावित नहीं होना चाहिए उस संशोधन से। ये बात कही थी किसने? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। बात करते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन से फैसले में कहा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में, कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, कि प्रस्तावना संविधान का क्या है विद्यार्थियों? अभिन्न अंग है, या प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। दूसरी लाइन में क्या कहा गया इस फैसले में? कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है कि प्रस्तावना में संशोधन
किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या बात कही कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप परिवर्तन तो कर दो, परंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात थी विद्यार्थियों इस वाद की। केशवानंद बनाम भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 फैसला है 24 अप्रैल 1973 को। और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, परंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये बात कही। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है इससे संबंधित 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन आएगा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसकी बात करें। इसमें क्या हुआ, प्रस्तावना में विद्यार्थियों 3 शब्द जोड़े गए। एक था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा था अखंडता। तो इस संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़े गए? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इनका क्रम क्या रहने वाला है विद्यार्थियों? इनका क्रम 3 शब्द, सबसे 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। इसमें अगर बात करें, एक आएगा समाजवादी शब्द, एक आएगा विद्यार्थियों पंथ निरपेक्षता, और एक क्या आने वाला है? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। याद रखना, इन 3 शब्दों से संबंधित एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। अब इससे आगे अगर अपन बात करें तो अब बात करेंगे, एक व्यक्ति था ठाकुरदास भार्गव। उसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा ही नहीं बल्कि संविधान का क्या है? आभूषण है। ये बात कही है किसने? ठाकुरे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ठाकुरे दास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, सुन लीजिए आप। इसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा ही नहीं बल्कि प्रस्तावना संविधान
कि आत्मा ही नहीं बल्कि आभूषण भी है। ये बात कही थी इसने। क्या बात कही थी? प्रस्तावना संविधान की आत्मा ही नहीं बल्कि संविधान का क्या है? आभूषण भी माना गया है। ये बात कही थी किसमें? किसने कही थी? ठाकुरदास भार्गव ने। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो एक आता है एन पालकी वाला, और एन पालकी वाले ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है विद्यार्थियों? एन पालकी वाला। और एन पालकी वाला क्या करना चाहता है उसकी बात सुनिए आप। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। ये बात किसने कही है? एन पालकी वाले ने कही है। अब अगला जो व्यक्ति आएगा उसका नाम है के एम मुंशी। विद्यार्थियों, अगले व्यक्ति का जो नाम है वह के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। और इसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली या राजनीतिक कुंडली है। क्या कहा है? के एम मुंशी ने क्या कहा है? के एम मुंशी। पूरा नाम की बात करें तो विद्यार्थियों इसका पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। इसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली या राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली ऑब्लिक राजनीतिक कुंडली है। कुंडली या राजनीतिक कुंडली है। ये बात कही है किसने? के एम मुंशी ने कही है। और के एम मुंशी ने ये बात, इसके थोड़ा आप अंडरलाइन करना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि के एम मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली या राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। अगला आता है अर्नेस्ट बारकर। वो क्या कहता है? अगले व्यक्ति का नाम है विद्यार्थियों अर्नेस्ट बारकर। अगले व्यक्ति का नाम रहेगा अर्नेस्ट बारकर। अब अर्नेस्ट बारकर की अगर अपन बात करना चाहे तो इसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। क्या कहा है विद्यार्थियों? कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है
ये बात कही है, किसने कही है? बारकर ने कही है। ये बात किसने कही है? बारकर ने कही है। नेक्स्ट है बारकर। एक व्यक्ति आता है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और उसने भी कहा है, एनसीईआरटी में दे रखी ये लाइन। एक व्यक्ति का नाम है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के सपनों का दीर्घकालीन भविष्य है। प्रस्तावना ना भारत के सपनों का दीर्घकालीन भविष्य है। दीर्घकालीन भविष्य, ये बात कही थी विद्यार्थियों किसने? अलादी कृष्ण ने। हाँ, किसने कही थी? अलादी कृष्ण ने। आगे अगर अपन बात करना चाहिए, अब बात करेंगे, एक व्यक्ति का नाम है सक्सेना। क्या नाम है? सक्सेना। व्यक्ति का नाम है सक्सेना, और सक्सेना ने क्या कहा है? इसकी डिमांड थोड़ी अलग ही टाइप की थी कि प्रस्तावना में गांधी जी का नाम जोड़ो। इसने क्या कहा कि प्रस्तावना में गांधी जी का नाम जोड़ा जाए। पहले तो प्रयास किया भाई अपना जुड़े, फिर खुद का नहीं जुड़ा तो कहा प्रस्तावना में किसका नाम जोड़ो? गांधी जी का नाम जोड़ो। प्रस्तावना में गांधी जी का नाम जोड़ो। प्रस्तावना में गांधी जी का नाम जोड़ो। ये बात किसने कही थी विद्यार्थियों? हाँ, सक्सेना ने। सक्सेना ने ये बात कही थी। पूरा नाम देखे तो इसका नाम है सिबन सक्सेना। सिबन सक्सेना ने ये बात कही थी। तो ये अपनी प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो अपन ने पूरी कर ली है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये किस देश के संविधान से व्यवस्था अपनाई गई है? फ्रांस से अपनाई गई है। जबकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द ये लिए गए हैं कहाँ से? हाँ, सोवियत संघ रूस से लिए गए। प्रस्तावना में प्रथम पंक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें, प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर आपसे पूछे कि अपना जो संविधान है वो आत्मा अर्पित, अधिनियमित व अंगीकृत कब हुआ? तो ये तीनों ही कार्य हुआ था 29 नवंबर को। याद रखना विद्यार्थियों, तीनों ही कार्य कब हुए थे? 29 नवंबर को। 26 नवंबर, सॉरी, कब हुए? 26 नवंबर को ये एक तो अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया और अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, और अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, और आत्मा अर्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना। ये तीनों ही कार्य 26 नवंबर 1949 को हुए थे। ठीक है। और संविधान बनकर तैयार होने की अगर आपसे तिथि पूछे तो आपको बतानी है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006।
अब इससे आगे अपन बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, अब बात करेंगे मौलिक अधिकार। किसकी बात करेंगे? मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। देखो सीधा सा याद रखने का तरीका है, सीधा सा याद रखने का तरीका यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि मौलिक में कितने वर्ण आ रहे हैं? 3। तो संविधान का अगर आपसे भाग पूछे, संविधान का भाग पूछे तो इनका उल्लेख है संविधान के भाग 3 में। ओके, मौलिक में 3 आ रहे हैं तो संविधान का भाग भी 3। बहुत बार एग्जाम, मौलिक में कितने वर्ण है? 3 है, तो संविधान का भाग 3। वर्तमान में विश्व पे किसका अधिकार है? अमेरिका का। सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ही तो है, तो अधिकार से अमेरिका, यानी लिए कहां से गए? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई। ये 2 पर्सन आपको याद होने चाहिए, बार बार आते हैं एग्जाम में, कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग कौन से में? 3। मौलिक में 3 वर्ण है तो संविधान का भाग क्या हो जाएगा? 3। अधिकार से अमेरिका समझ लो, चाहे वर्तमान विश्व पे किसका अधिकार है? अमेरिका। वैसे याद कर लेना, ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर विद्यार्थियों इनका आपसे क्या पूछा जाए? अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद है 12 से 35 तक, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35। इनके आपसे क्या पूछी जाए? प्रकृति पूछी जाए तो इनकी प्रकृति नकारात्मक ओब्लिक निषेधात्मक मानी जाती है। इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति, और ये प्रकृति है नकारात्मक ओब्लिक निषेधात्मक, नकारात्मक ओब्लिक निषेधात्मक इनकी प्रकृति मानी जाती है। इसके अलावा ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या है? बताओ। राज्य के विरुद्ध नागरिकों का हक है। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य मौलिक अधिकार की बात करें विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों का हक है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों का हक है क्या? मौलिक अधिकार। अगर अपन ऐसे बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम नागरिक अधिकार प्रदान किए गए, तो वो देश का अगर आपसे नाम पूछे तो वो इंग्लैंड रहेगा। और इंग्लैंड के उस समय सम्राट थे वॉन। कौन थे? जॉन, सॉरी, कौन थे? जॉन। इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉन थे, जिन्होंने नागरिकों को अधिकार प्रदान किया। 1215 में अधिकार प्रदान किया था। तो विश्व में सर्वप्रथम नागरिक अधिकार प्रदान कहाँ किए गए? इंग्लैंड में किए गए। इंग्लैंड के सम्राट थे जॉन, और 1215 में प्रदान किए गए। और इन नागरिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो अगर अपन बात करें विश्व में
सर्वप्रथम नागरिक अधिकारों को लागू किया गया। विश्व में सर्वप्रथम नागरिक अधिकारों को लागू किया गया या नागरिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। तो उस देश का अगर नाम आपसे पूछे तो देश का नाम रहेगा इंग्लैंड। कौन सा रहेगा? इंग्लैंड कह दो चाहे ब्रिटेन कह दो, एक ही बात है। इंग्लैंड का ही नाम क्या है? ब्रिटेन। देश इंग्लैंड है और इसमें इंग्लैंड का जो सम्राट था जिसका नाम क्या था? जॉन। इस जॉन ने ये जो नागरिक अधिकार पेश किए थे नागरिकों के लिए, और अगर अपन इसकी बात करें तो इसे मेग्ना कार्टा भी कहा गया है। इन नागरिक अधिकारों को, इन नागरिक अधिकारों को क्या कहा गया है? इन अधिकारों को मेग्ना कार्टा भी कहा गया। तो अगर आपसे पूछे विश्व में सर्वप्रथम नागरिक अधिकार लागू करने वाला देश इंग्लैंड है, सम्राट जॉन है, और इन्हें क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया? तो वो था विद्यार्थियों अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। और ये जो जॉन ने दिए थे ना, ये तो थे 1215 ईस्वी की बात थी, नागरिक अधिकार। अब विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का संविधान में प्रावधान, विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का प्रावधान, विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का प्रावधान, विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया गया। संविधान में किया गया। तो किस देश के संविधान में किया गया? अमेरिका के संविधान में किया गया। देश कौन सा रहेगा? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। विद्यार्थियों, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई? तो वो था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग उठाई। इसके अलावा 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, उस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो बात करें विद्यार्थियों किसकी? भारत की। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की अगर मांग की बात की जाए विद्यार्थियों, तो ये मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने विश्व भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की थी। इसके बाद 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। 1928 की नेहरू
रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। ये नॉर्मल सी जानकारी थी विद्यार्थियों मौलिक अधिकारों से संबंधित। अगर इससे आगे हम बात करना चाहिए, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या घट के कितनी रह गई? 6। क्योंकि संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A में जोड़ा गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें अगर अपन बात करना चाहिए विद्यार्थियों तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की अगर आपसे क्या पूछी जाए, संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या थी विद्यार्थियों कितनी? 7। कितनी थी? 7। अगर वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। कितनी है? 6। अब हम जिक्र करने वाले हैं विद्यार्थियों 44वां संविधान संशोधन 1978 और इसमें अनुच्छेद 31 में दी गई संपत्ति के अधिकार को यहाँ से समाप्त करके या हटा कर इसे जोड़ा गया 300A में। बात करेंगे विद्यार्थियों 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में दिया गया संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और ये 300A में ये जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया किसके? संपत्ति के अधिकार को। और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया? 300A में डाल दिया गया। अब विद्यार्थियों इससे आगे अगर अपन बात करना चाहिए
तो इसमें आता, अब एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे। जैसे मौलिक अधिकार है, किसकी बात हो रही है? मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल 12 से 35 तक दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और इनकी अगर अपन बात करें, इनका अनुच्छेद में बता चुका हूँ, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 3 में उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों अनुच्छेद 1 की, अनुच्छेद 12 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12, इसमें क्या दे रखी है? राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दे रखी है? राज्यों की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दे रखी है आर्टिकल 12। विद्यार्थियों इसके अलावा 2 आर्टिकल और हैं जिनमें राज्य की क्या दे रखी है? परिभाषा। एक तो आर्टिकल है 36 और एक है आर्टिकल 152। इनमें भी क्या दी हुई है? राज्य की परिभाषाएं दी गई। एक तो अपन लिख सकते हैं कि इसके अलावा अनुच्छेद 36 व 152 में भी राज्य 52 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। इनमें भी अगर अपन मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन में आ जाए, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और इसके अलावा आर्टिकल 152, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, बाई देवे मान लीजिए उपयुक्त सभी ना के, हाँ ये आ जाए कि निम्न में से राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। तो ये 3 तो राज्य की परिभाषा से संबंधित हैं, एक तो 12 है, 36 है और एक 152। इनके अलावा कोई भी अनुच्छेद आएगा वो राज्य की परिभाषा से भिन्न। बाई देव मान लीजिए ये तीनों ही आ जाए कि निम्न में से राज्य की परिभाषा से संबंधित है, और ये तीनों ही अनुच्छेद क्या आ जाते हैं एग्जाम में। तो आपको क्या करना है? अनुच्छेद 12 को फर्स्ट प्राथमिकता देनी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करता है ये। जबकि ये तीनों ही अनुच्छेद, तभी तो मैंने बताया कि वो ये वहां पढ़ाऊंगा तब भी राज्य की परिभाषा के बारे में बातचीत होगी। अब देखो, राज्य की परिभाषा से मतलब ये नहीं है कि राजस्थान की परिभाषा, मध्य प्रदेश की परिभाषा नहीं। इनमें दे रखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से संबंधित जो बातें होनी चाहिए या प्रशासन होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ी बातें की गई है इसमें अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद 12 में 3 बातें हैं। कितनी हैं? 3 बातें हैं इसमें अनुच्छेद 12 में। राज्य का मतलब ये नहीं है कि राजस्थान की परिभाषा, मध्य प्रदेश की, ऐसे नहीं। देखो 3 बातें इसमें शामिल की गई राज्य की परिभाषा में। पहली है संघ सरकार एवं संसद, इनके बारे में जानकारी मिलती है। संघ सरकार और संसद के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थियों राज्य सरकार एवं विधानमंडल, विधान
मंडल। राज्य सरकार एवं विधान मंडल ये भी परिभाषा में शामिल है राज्य की में। इसके अलावा स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, ये तीन बातें शामिल है विद्यार्थियों इसमें राज्य की परिभाषा में। अगर अपने सामने आ रहा है स्थानीय, स्थानीय से तात्पर्य पंचायती राज और नगरीय निकाय भी राज्य की परिभाषा में क्या है, शामिल है। एक तो पंचायती राज और एक कौन सा है, नगरीय निकाय, ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। अन्य प्राधिकारियों में क्या है, इनकी बात करेंगे। ऐसी संस्थाएं जिनमें सरकार की पूंजी लगी हो या उनमें कोई सरकारी कर्मचारी क्या हो, कार्यरत हो। जैसे अपने कई संस्थाएं होती है, जैसे राजस्थान रोडवेज है, ठीक है, ONGC है, ये बड़ी कंपनियां हैं, इनमें सरकार की कुछ पूंजी लगी रहती है, तो वो भी किस में आती है, राज्य की परिभाषा में शामिल होती है। जैसे यदि किसी संस्था कह दो चाहे कंपनी कह दो, यदि किसी संस्था में सरकारी की पूंजी लगी हो या उस संस्था में सरकारी कर्मचारी कार्यरत हो, इन सब को राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ONGC, HPCL, राजस्थानी रोडवेज, रेलवे, ये कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो इन सब को किस में शामिल किया गया है, इन सब को राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया। इन्हें सब को राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है, राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य की परिभाषा वैसे 3 अनुच्छेदों में है, 12 है, 36 है, 152 कितनों में दे रखी है, 3 में दे रखी है। इसके अलावा राज्य से की परिभाषा से संबंधित 3 बातें बता रखी है। एक तो है संघीय सरकार एवं संसद, दूसरी राज्य सरकार एवं विधानमंडल, और तीसरी जो बात बता रखी है स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। स्थानीय से तात्पर्य पंचायती राज एवं नगरीय निकाय तथा अन्य प्राधिकारियों से तात्पर्य है कि यदि किसी संस्था में सरकार की पूंजी लगी है या वहाँ कोई सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, तो ऐसी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आएगी। और विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।